हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं माय आइडल एके ओसी नोको के सेकंड सीजन को। मुझे पता है कि 2 साल लेट है वीडियो, बट क्या कर सकते हैं भाई, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हमको बता दिया जाता है कि ये सीजन टोक्यो ब्लेड मांगा के ड्रामा अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करेगा। प्रिंसेस साया का कैरेक्टर अकाने प्ले करेगी, तो कि एक्वा का कैरेक्टर प्ले करेगा। काना ने भी अडेप्टेशन के अंदर हिस्सा लिया है और भी कई सारे कैरेक्टर्स जिनको हम जानते हैं। एक्वा हमको टोक्यो ब्लेड मांगा के बारे में बताता है कि ये मांगा टोक्यो के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके अंदर अलग अलग फैक्शंस आपस में फाइट करते हैं। एक्वा और अकाने जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं वो यहाँ पे काना के कैरेक्टर्स के राइवल होंगे, एक प्रिंसेस साया और तोकी। तभी अकाने एक्वा के पास आती है और वो उससे पूछती है कि उसको एक्टिंग करने और परफॉर्मेंस करने में मजा आता है ना। तो एक्वा बिल्कुल मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे इन कामों में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ये काम उनके लिए है जो कि यहाँ पे एक्टिंग के लिए पूरी तरीके से निछावर कर देते हैं खुद को। और एक्वा हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे आने का उसका मेन गोल इस ड्रामा के डायरेक्टर तोशिरो से कनेक्शन बनाने का है, क्योंकि तोशिरो के आई के साथ भी कुछ कनेक्शन थे जिससे यहाँ पे एक्वा को मदद मिल सकती है कि उसका बाप कौन है। ये अपने बाप से भिड़ना चाहता है। लगता है भाई ने WWE नहीं किया, इसे पता नहीं कि बड़े भाई और बाप से आज तक कोई जीत नहीं सका है फेयर फाइट में। जिसके बाद हम लोग ड्रामा के प्रोड्यूसर से भी मिलते हैं, एक ये पैसा लगाने वाला जिसका नाम राइडा था। बाय द वे इन सभी लोगों ने यहाँ पे जो एक्टर्स थे उनकी सेटिंग बहुत ही अच्छे से की थी। जैसे कि अकाने और एक्वा को एक साइड रखा था तो काना को यहाँ पे राइवल वाली टीम में डाल दिया था, क्योंकि अकाने और काना एक तरीके से राइवल ही हैं, जिससे उनकी एक्टिंग के ऊपर भी और ज्यादा असर पड़ेगा। सत्य में कई सारे एक्टर्स की यहाँ पे एक्टिंग बढ़िया भी नहीं थी, लेकिन इन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ पे एक्टिंग का एक फाइनल बॉस भी था जिसका नाम हिमेकावा था। अभी के लिए पूरे ड्रामा के अंदर सिर्फ काना ही थी जो कि सबसे बढ़िया एक्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे हिमेकावा एक्शन में आता है तो काना भी उसकी परफॉर्मेंस को देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि हिमेकावा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक सेकंड के लिए काना को यही लगा था कि वो डायरेक्ट मांगा के अंदर ही चली गई है। हिमेकावा को पता था कि काना होल्ड बैक कर रही है, और जब वो उससे कहता है कि होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है तो काना भी नहीं रुकती और वो भी अपना फुल परफॉर्मेंस देती है। और उन दोनों की एक्टिंग से वहाँ पे पूरा माहौल बन जाता है, और उनकी एक्टिंग से यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर भी असर पड़ रहा था, खासकर अकाने और एक्वा के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के राइवल वही दोनों होने वाले थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी ये बात अच्छे से पता थी, क्योंकि ये बच्चे किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए ये अपना पूरा जोर दे रहे हैं ताकि ये बेहतर एक्टिंग कर सके, क्योंकि यही से ही इन लोगों का करियर शुरू होगा और उनको और भी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे जाके। एक्टिंग करने के साथ में काना यहाँ पे अपने को एक्टर्स की मदद भी करती थी जब उन्हें किसी चीज में प्रॉब्लम होती है। अकाने एक्वा से इसके बारे में पूछती है तो एक्वा बताता है कि काना बचपन में काफी ज्यादा घमंडी थी और वो अपने साथियों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, जिस वजह से उसे काम मिलना बंद हो गया था। और ये चीज दोबारा ना हो तो फिर उसने यहाँ पे अपने माहौल को बदल लिया और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हुए। वही जब अकाने प्रिंसेस साया की एक्टिंग कर रही थी तो फिर डायरेक्टर्स को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी बता रहे थे, इसलिए अकाने काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ पे कमी अकाने की एक्टिंग में नहीं बल्कि लहजे में है। राइटर्स ने यहाँ पे प्रिंसेस साया के कैरेक्टर को चेंज कर दिया है मांगा के मुकाबले में। मांगा के अंदर प्रिंसेस साया बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो अपने इमोशंस को बहुत ही लंबा चौड़ा करके दिखाती है, बेसिकली बाल की खाल निकाल लेती है वो। लेकिन ड्रामा के अंदर 2 घंटे के अंदर पूरी मांगा यहाँ पे फिनिश करनी या फिर एक आर्क, इसीलिए कैरेक्टर्स की लाइंस को शॉर्ट किया गया है और जो इमोशन लंबा चौड़ा होता है उसे एकदम शॉर्ट कर दिया गया। इसलिए प्रिंसेस साया अपने इमोशन को ज्यादा नहीं दिखा पाती, और यही चीज काना अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो अडेप्ट कर सकती है, लेकिन कैरेक्टर के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए वो उसी चीज को फॉलो कर रही है। एको ये बात तुरंत नोटिस कर लेता है और वो काना से कहता भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर राइटर और डायरेक्टर साथ में जाके उनसे पूछ लो। लेकिन कानो को वही डर सता रहा था जो अक्सर हमें सताता है, टीचर से सवाल पूछने में। इसलिए एक्वा उसकी जगह पे यहाँ पे सवाल पूछता है और कानो को आगे कर देता है। काना लोगों से ये पूछते है कि वो प्रिंसेस साया का कैरेक्टर कैसे प्ले करे। मांगा में उसकी लाइनें यहाँ पे ज्यादा है और वो इमोशन को ज्यादा दिखाती है, और स्क्रिप्ट के अंदर वो बस 2 ही लाइनें बोलती है और इमोशन भी कम दिखाती है, जिसपे राइटर भी आगे से कहता है कि रन टाइम को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग प्रिंसेस साया को उसकी सारी लाइनें बोलने देंगे तो बाकी प्लॉट के लिए यहाँ पे टाइम ही नहीं बचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आता है जो कि यहाँ पे टोक्यो ब्लेड मांगा के क्रिएटर थी, जिनका नाम अबिको था, और उनके साथ यहाँ पे उस मांगा के भी क्रिएटर आए हुए थे जिनका यहाँ पे काना और एक्वा ने शो किया था, जिसके अंदर एक्वा ने साइको की एक्टिंग की थी। ये उसी मांगा के क्रिएटर है और इनका नाम है यूरिको। वो पे यूरिको सभी के साथ अच्छे से बात कर रही थी, काना हो बाकी लोग हो, लेकिन वो कजामी को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, वो उसे कट के रहती है। ऑफ कोर्स उसकी एक्टिंग की वजह से उसकी मांगा का जो एडेप्शन था वो खराब हो गया था, इतना तो बनता ही है। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे अबिको के सामने भी पूरी तरीके से एक्टिंग करते हैं और ड्रामा का एडेप्शन दिखाते हैं। अबिको को एक्टिंग के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती और वो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, जिसपे वो लोग कहते हैं कि फरमाइए मेम साहिबा। तो अबिको उन लोगों से कहते हैं स्क्रिप्ट बदलनी है पूरी की पूरी, जिसपे वो सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं, दंग या डर जाते हैं वो कि अब ये पाप भी ढूंढना पड़ेगा क्या हमें। ऐसा उन लोगों ने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ से टाइम रिवाइंड होता है जब सब कुछ शुरू हुआ था। हम देखते हैं एक्वा, काना, कजामी सभी लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब इन लोगों को कास्ट किया गया था। इसके बाद राइडे वहाँ पे आता है जो कि उन लोगों को हर एक
मेंबर से मिलवाता है, जहाँ पे एक्टर्स थे, डायरेक्टर तोशिरो थे और साथ ही में स्क्रिप्ट राइटर गो भी थे। इसके बाद एक एक करके एक्टर्स के बारे में बताया जाता है और कुछ यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी थे जो कि बैकग्राउंड में काम संभालते हैं। इसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं पे कजामी काना से कहता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में काफी अच्छे लगते हैं। तो काना का माथा गर्म हो जाता है। वो आगे से बताते हैं फेकू है दोनों, झूठा मूठा नाटक कर रहे हैं बस ताकि इन दोनों के फैंस खुश रहे, क्योंकि चुम्मा चाटी के बाद में डायरेक्ट ब्रेकअप कर लेंगे तो फिर प्यार से विश्वास नहीं उठ जाएगा क्या। हालांकि कजामी को उनकी कास्टिंग एकदम परफेक्ट लग रही थी, लेकिन काना का दिमाग खराब था। वो कह रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर की बाइक चुरा ले जाऊंगी मैं। इसके बाद हम लोग यूरिको और अबिको को एक साथ देखते हैं और अबिको का ये पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला था कि उसकी मांगा को यहाँ पे अडेप्ट किया जा रहा है। साथ में राइडर ने इसको इन्वाइट भी किया था ताकि यहाँ पे एक्टिंग आगे देख सके और इसलिए अबिको यहाँ पे यूरिको से एडवाइस लेना चाहते थे क्योंकि उसकी मांगा पहले भी अडेप्ट हो चुकी है। दरअसल अबिको यहाँ पे इंट्रोवर्ट की लास्ट स्टेज पे इसका हाथ पकड़ लो नहीं, ये संसार को अभी ही त्याग देगी, इस लेवल पे है ये। और क्योंकि वहाँ पे जाके बाकी लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, इसीलिए वो यूरिको से अभी एडवाइस लेना चाहती थी कि कैसे क्या करना है। यूरिको उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं और राइडर से मिलने के लिए जाने लगते हैं। बीच में अबिको दांत साफ करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन दी लास्ट इंप्रेशन बनाना चाहती थी। तो यूरिको हम लोगों को कोने में बताती है कि यहाँ पे जब भी मांगा अडेप्ट होती है तो फिर क्रिएटर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि मांगा जब भी अडेप्ट होती है तो वो सिर्फ एक लोगों का काम नहीं कई सारे लोगों का काम बन जाती है। और अभी को इसी में ही मात खा जाती है क्योंकि वो जो भी मांगा बनाती है वो उसमें अकेले बनाती है, उसका तो कोई असिस्टेंट भी नहीं है। ऐसा किस लिए ये हमें आगे पता चलेगा। खैर यूरिको सोचती है कि उसे भी थोड़ा सा दांत वात साफ कर लेना चाहिए, इसलिए वो अंदर जाती है तो देखते है कि अभी को दोनों हाथों से दांत साफ कर रही थी। ये कौन सी टेक्निक है बे, इसको डर भी नहीं कि मसूड़ा सूझ सकता है, अजीब तो है ये। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आ जाते हैं जब अबिको ने बोला था कि वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज करना चाहती है और यूरिको को इस बारे में पहले से ही अंदाजा था कि ये तो होते ही रहेगा। खैर अबिको इसमें पूरा वैलिड रीजन भी देती है कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा बदल दिया गया है। स्क्रिप्ट राइटर को भी आगे से माफी मांगता है, लेकिन अबिको उसको खड़ी घोटी सुना देती है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से सुनाती है उसको। वो मुझको बुरा लग रहा था उसके लिए, मतलब होता नहीं जलील कर दो, वो कर रही थी उसको वो। यूरिको हम लोगों को बताती है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर और ड्रामा हाउस के बीच में लड़ाई हो जाए, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। मेनली इसकी वजह एक ही रहती है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्रिएटर रहता है वो कुछ चेंज करना चाहता है तो वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट राइटर से तो बोल नहीं सकता है, वो अपने एडिटर से बोलेगा, एडिटर आगे बात बताएगा और ये बात आगे बदलते हुए पता नहीं कितने लोगों से होके जाती है और जब तक यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर को पता चलता है वो बात बदल चुकी होती है। जबकि दोनों ही पार्टी का बस एक ही मकसद रहता है कि जो रिजल्ट है वो जितना ज्यादा बेहतर हो सके उतना ज्यादा हो पाए। वही हम लोग अबिको को देखते हैं जो कि अपने एडिटर और राइटर के साथ बात कर रही थी और वो लोगों से कह रही थी मेरी बच्चे है ये बेवकूफ नहीं जिनको तुम अपनी मनमर्जी के हिसाब से बिगाड़ दो। जिसके बाद वो दोनों से साफ कह देती है कि स्क्रिप्ट वही लिखेगी, उसे यहाँ पे ना ही पैसे चाहिए ना ही क्रेडिट चाहिए और अगर हो सके तो वो खुद पैसे दे देगी लेकिन उसके कैरेक्टर्स को यहाँ पे बिगाड़ने नहीं देगी। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, नहीं तो वो यहाँ पे राइट्स नहीं देगी ड्रामा हाउस को और बिना राइट्स के ये लोग यहाँ पे ड्रामा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। इसे लेना चाहते हुए भी राइडर को यहाँ पे गो को मना करना पड़ता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इससे अलग होना पड़ेगा। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि गो एक बहुत ही अच्छा राइटर है और वो भी यहाँ पे ज्यादा मना नहीं करता है क्योंकि वो यहाँ पे काफी अच्छे से राइडर को जानता है कि उसके बस में जो था उसने वो किया, लेकिन अभी को नहीं मानी तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो चुपचाप निराश होकर यहाँ से चला जाता है। यूरिको को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वही पे गो हम लोगों को बताता है कि जब राइडर ने उसको यहाँ पे टोक्यो बुलेट के लिए काम दिया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने यहाँ पे अबिको की मांगा को पढ़ा हुआ था, इसलिए उसने पूरी जी जान लगा दी थी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे अबिको को निराश कर दिया और ये उसके काम के प्रति सबसे बुरी चीजों में से एक है। होता नहीं किसी आर्टिस्ट के सामने उसकी आर्ट को अगर बर्बाद कर दिया जाए तो ये उसकी जान लेने के बराबर होता है, वैसा ही गो के साथ हो रहा था। तो सिरो यहाँ पे सभी एक्टर से कहता है कि जब तक अब नई स्क्रिप्ट नहीं आ जाती है तब तक रिहर्सल होल्ड पे रहेगी, तुम सभी लोग अपने घर जा सकते हो और अपना टाइम एंजॉय करो भाई, जाओ। वह ये लोग परेशान हो गए थे क्योंकि इन लोगों को अब दोबारा नए स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक्वा उन लोगों से कहता है कि फ्री टाइम के लिए हम लोग कुछ थिएटर प्ले क्यों नहीं देखते, बेसिकली ड्रामा देखने की बात कर रहा है। जिसे अकाने फूल जाते हैं क्योंकि एक बार उसने पूछा था एक्वा से कि हम लोग थिएटर देखने चले तो उसने मना कर दिया था, ये कहते हुए ये सब चीजें मैं नहीं देखता, बच्चे देखते हैं। और अपनी गलती सुधारने के लिए वो यहाँ पे अकाने के साथ डेट पे जाने के लिए मान जाता है जहाँ पे वो लोग सबसे बढ़िया थिएटर देखेंगे अकाने के हिसाब से। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो अपने क्लासमेट्स के साथ में बात कर रही थी और ये दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस हैं। रूबी इनको यहाँ पे अपने काम के बारे में बता रही थी और क्योंकि ये सभी यहाँ पे इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है इसलिए ये सभी अपने काम के बारे में ही बात करते हैं और रूबी हमेशा पीछे रह जाती है क्योंकि उसके पास काम करने को ही नहीं है तो वो बातें क्या करे। इसलिए वो भागते हुए मियाको के पास जाते हैं और उसे कहते हैं उसे कुछ काम दो यार, उसका पूरा और माइनस के अंदर जा रहा है स्कूल के अंदर, कोई उससे बातें नहीं कर रहा, अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा तो। मियाको साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि ऑफ सीजन चल रहा है, आम वाले सीजन में आना जाओ तुम। आई मीन काना बिजी रह रही है तो फिर बिना पूरे ग्रुप के वो लोग कहाँ ही कोई शो कर पाएंगे। इसी के बाद हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि अकाने के साथ में थिएटर जाता है शो देखने के लिए। एक्वा को लग रहा था कि थिएटर एकदम लो क्लास का रहेगा, लेकिन जब वो थिएटर को एक्सपीरियंस करता है तो बंदा दंग रह जाता है। मतलब होता नहीं कि तुम मूवी देखने के लिए वो IMAX पे और ऊपर से तुमने अवतार चूज की है वो भी 3D में, तो
ऐसा लग रहा है कि अवतार वाला मुंह पे मूत के गया है। एक्वा के साथ बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था और जब वो काना को एक्सपीरियंस के बारे में बताता है तो काना काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद से एक्वा को ये पसंद नहीं आएगा। उतने में राइडर यहाँ पे आ जाता है जो कि उन दोनों को देख रहा था। राइडर यहाँ पे अक्सर आता है क्योंकि जब भी वो यहाँ पे लोगों को थिएटर से बाहर निकलता हुआ देखता है और जब उनके चेहरे पे मुस्कान होती है थिएटर को देखने के बाद में, तो वो उसको देख के यहाँ पे खुश हो जाता है और ये उसको मोटिवेट भी करती है इसी तरीके का काम आगे करने के लिए। वहीं पे सरप्राइजिंगली एक्वा ने यहाँ पे जो थिएटर शो देखा था उसका जो स्क्रिप्ट राइटर था वो भी यहाँ पे गो ही था। जैसा कि मैंने बताया था कि गो बंदा भाई टैलेंटेड है, कमी नहीं है उसके अंदर, इसीलिए एक्वा राइडर से कहता है कि तुम कुछ करो ना, लेकिन राइडर कुछ भी नहीं कर सकता था एबिको के सामने। एक्वा बताता है कि एबिको कभी स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी टाइम पे अगर यहाँ पे गो ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी तो, इसलिए एक्वा राइडर से कहकर ये चला जाता है कि उसे ये कुछ करना पड़ेगा तभी वो लोग शो कर पाएंगे। वहीं पे एक्वा अपनी साइड से भी कुछ करने वाला था ताकि वो यहाँ पे गो की मदद कर सके शो का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए, जिसके बाद वो किसी को फोन लगाता है। एक्वा ने दरअसल योरिको को ही फोन लगाया था और अगले दिन वो लोग उसके यहाँ पे मीटअप करते हैं। योरिको उन लोगों को मंगा के बारे में बताती है कि मंगा कैसे रेडी की जाती है, जिसके बाद वो लोग पार्टी करने के लिए बैठ जाते हैं। जब योरिको उन लोगों को एबिको के बारे में बताती है कि वो पहले उसी के पास असिस्टेंट के तौर पे काम करती थी और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो ज्यादातर यहाँ पे काम ही किया करती थी। ऑफ कोर्स वो भी शुरू में कई सारी गलतियां करती थी लेकिन समय के साथ साथ वो बेहतर होती गई। जिसके बाद वो उन लोगों को एडिटर के बारे में बताती है। बेसिकली एडिटर वो लोग होते हैं जो कि तुम्हारे काम को प्रोडक्शन हाउस के पास भिजवाते हैं, जो तुम्हारी मांगा को छापेंगे और बिचवाएंगे। एक तरीके से एडिटर को तुम दलाल बोल सकते हो। योरिको ने बताते हैं कि एडिटर के पास दो ही काम होते हैं। पहला था कि एडिटर यहाँ पे ऑथर को इंकरेज करे कुछ ऐसा बनाने में जो फेमस हो जाए, और दूसरा काम कोई भी गेस नहीं कर पाता तो मोरिको ने बताती है दूसरा काम होता है कि कोई फेमस मांगा हो तो उसे खत्म ही ना होने देना। कोई पैसा बनाने की मशीन थोड़ी ना रोकेगा भाई, इसलिए जो ऑथर्स होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो अम्मा बहन पे आने लगते हैं, लेकिन एडिटर कैसे न तैसे उन्हें मना लेते हैं ताकि पैसा ना रुके। और ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे को मनाने के जैसा हो जाता है। और काना बताती है कि इसी वजह से वो छोटा बच्चा एरोगेंट हो जाता है और उसे खुद में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट आ जाता है। लेकिन मोरिको को एक बात पता चल गई थी कि यहाँ पे एबिको उससे कई गुना आगे निकल गई है, क्योंकि एबिको यहाँ पे वीकली यानी कि हर हफ्ते उसे एक मांगा रिलीज करनी ही पड़ती है या फिर कोई चैप्टर, तो फिर इस वजह से उसका शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बेसिकली अंडर प्रेशर में काम कर रही थी वो, इसलिए वो एबिको से कहती भी है कि तुम असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेती, लेकिन एबिको मना कर देती है ये कहते हुए कि वो अपने काम को किसी के साथ बांट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग यहाँ पे उसके काम को खराब कर देंगे। मोरिको से समझाने की कोशिश भी करती है कि 19-20 का फर्क हो चलता है, लेकिन एबिको मना कर देती है ये कहते हुए कि यहाँ पे उसकी मंगा खुद इतनी खराब चल रही है और वो उसको यहाँ पे फालतू की एडवाइस दे रही है। ये बात मोरिको को काफी ज्यादा बुरी लगी थी, लेकिन उसने एबिको को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि एबिको एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। क्योंकि जब एबिको की मांगा पहली बार यहाँ पे फेमस हुई थी तो फिर सबसे पहले उसी ने यहाँ पे मोरिको को बताया था, और क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे एक मांगा आर्टिस्ट है तो फिर उसे यहाँ पे एबिको के हालात के बारे में समझ में आता है। वो भी अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे बच्चों के तरीके ही समझती है, इसीलिए वो उनके साथ खिलवाड़ थोड़ी ना होने देगी, इसीलिए वो उनसे मना कर देती है कहते हुए कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगी। एक्वा आगे से कहता है कोई बात नहीं है, जिसके बाद वो अपने पास एक एनवेलप बाहर निकालता है और मोरिको को देते हुए कहता है कि बस ये एबिको को दे देना। तो योरिको बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो डायरेक्ट एबिको के पास जाती है, लेकिन एबिको काफी ज्यादा बिजी थी क्योंकि कल यहाँ पे शिपमेंट डेट थी और उसे मांगा यहाँ पे रिलीज करनी थी कल के कल, इसीलिए वो दिन रात काम कर रही थी और वो बहुत कम सो रही थी। योरिको उससे कहती है कि इस तरीके से तुम मर जाओगी, असिस्टेंट हायर क्यों नहीं कर लेती, लेकिन जो असिस्टेंट थे वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा डांट देने पे वो खुद ही नाराज होकर चले जाते थे। योरिको को पता था कि यहाँ पे असिस्टेंट बहुत ज्यादा फर्जाइल होते हैं, उन्हें इतना नहीं डांटा जाता कि वो बेचारे भागे जाए। जिसके बाद योरिको एबिको की मदद करती है बाकी सभी चीजें सेट करने में, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, बाकी सभी चीजें और हेडिंग्स हो गई। वहीं पे जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे तो फिर ये एक दूसरे की बेइज्जती करे जा रही थी। बेसिकली योरिको जो होल्ड बैक कर रही थी खुद को वो बिल्कुल भी नहीं करती, अब वो यहाँ पे एबिको को एकदम सामने से बोल रही थी कि तुम्हारा यही एटीट्यूड है जो बिल्कुल खराब बनाता है तुम्हें, अगर तुम दोस्ती नहीं करोगे तो फिर बाकी लोग तुमसे बात कैसे करेंगे। और इस तरीके से लड़ते झड़कते वो लोग सुबह तक अपना काम खत्म कर लेते हैं और उसे यहाँ पे रिलीज भी कर देते हैं। सुबह होते ही योरिको सबसे पहले माफी मांगती है उसने जो रात में बोला था, और वो एबिको को अच्छे से समझाती है कि यहाँ पे मीडिया हाउस काफी ज्यादा अजीब होते हैं और यहाँ पे कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, हर एक चीज के लिए अलग टास्क होता है। और वो एबिको को मना लेती है कि वो यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर और बाकी सभी लोगों के साथ एक साथ बात करे और इस मैटर को सुलझा ले। और ये काफी ज्यादा इमोशनल था क्योंकि एबिको ने योरिको से बोला था कि वो सबसे ज्यादा उसी को ही पसंद करती है और रोने लगती है, और योरिको उससे बोलती है कि मैं भी तुमको। जिसके बाद हम लोग एबिको को देखते हैं जो कि यहाँ पे थिएटर में जाती है शो देखने के लिए, जिसका स्क्रिप्ट राइटर और कोई नहीं हमारा गो ही था। वादे के मुताबिक एबिको बिल्कुल वैसा ही करती है और वो सबसे पहले शो देखने के लिए जाती है। शो उसको पसंद ही आता है। इसके बाद हम लोग राइडो को देखते हैं और ये बेचारा परेशान था। तभी उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि एबिको उससे मिलने के लिए आई है, तो राइडो जल्दी से यहाँ पे सब कुछ अरेंज करता है और यहाँ पे एबिको के साथ बात करता है। शुरुआत में वो उसे मक्खन नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन जब उसे एक्वा के बारे में याद आता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा तो वो यहाँ पे एबिको से सीरियस बात करता है कि उसे यहाँ पे स्क्रिप्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो लोग कुछ और कर सकते हैं। उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, 100 लोग उसके नीचे काम करते हैं, समय पे यहाँ पे
सब कुछ प्रोड्यूस भी करना है वगैरह वगैरह। और ये सब कह के वो यहाँ पे अबिको को बाटली में उतारने की कोशिश कर रहा था। अबिको उसे कहती है धमकी दे रहे हो क्या? तो राइडे आगे से कहता है जो भी आप समझ ले। अबिको को यहाँ पे यूरिको के बारे में याद आता है जब उसने बोला था कि यहाँ पे तुम्हें प्रोफेशनल्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनके काम के ऊपर। इसलिए अबिको यहाँ पे राइडे की बात मान जाती है कि वो यहाँ पे गो को स्क्रिप्ट राइटर रहने देगी, लेकिन बस एक कंडीशन पे। इसके बाद पता चलता है कि वो एक कंडीशन यही थी कि उसे डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर और राइडे के साथ बात करनी है, जिसके चलते यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और वो लोग डायरेक्ट बात कर पाएंगे कि कौन से कैरेक्टर को कौन सी लाइन देनी चाहिए। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के चलते यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाते हैं और एक रात के अंदर ही सारे स्क्रिप्ट कंप्लीट भी कर देते हैं। हालांकि राइडे के पसीने छूट गए थे क्योंकि वो पूरी रात जगा था इन लोगों की वजह से, लेकिन इस एक रात की वजह से यहाँ पे अबिको और स्क्रिप्ट राइटर गो के बीच में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद सभी लोगों को उनकी स्क्रिप्ट दे दी जाती है और लोगों को ये स्क्रिप्ट पसंद आई थी क्योंकि जो कैरेक्टर यहाँ पे फीके फीके लग रहे थे उनको भी बेहतरीन लाइन मिली थी और जो कम इमोशन दिखा रहे थे उन्हें भी फुल इमोशन दिखाने की छूट दी गई थी। हर कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन एक्वा यहाँ पे मात खा रहा था। डायरेक्टर तोशिरो एक्वा से कहता है कि ये तुम्हारा सबसे बिगेस्ट मोमेंट है और दिल लगे के साथ इसे परफॉर्म करो। तोशिरो हम लोगों को इस सीन के बारे में बताता है। इस सीन के अंदर प्रिंसेस साया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है बिगेस्ट फाइट के अंदर, लेकिन किस्मत या फिर चमत्कार के चलते वो वापस भी आ जाती है। और इस टाइम पे तोकी कौन सा एक्सपीरियंस फील करेगा? एक्वा इसका जवाब देता है बहुत ज्यादा खुश और उम्मीद से भरा हुआ। तो तोशिरो आगे से बताता है कि यहीं पे तुम फेल हो रहे हो। मांगा के हिसाब से तुम्हारी लाइन और एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन जब तुम ये थिएटर में प्ले करोगे तो फिर ऑडियंस के साथ मिलने के लिए तुम्हें ये और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक्वा को बताता है कि इस सीन को इमोशनल एक्टिंग बोला जाता है। एक्वा का मुंह बना हुआ तो फिर अकाने यहाँ पे आती है उसका दिल बनाने के लिए, लेकिन काना वहाँ पे आके सीधा एक्वा को झाड़ देती है, ये कहते हुए कि अगर इस तरीके से करोगे तो फिर एक्वा कभी भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। और वो एक्वा को साफ बता देती है कि वो इमोशनल एक्टिंग कभी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने आज तक कभी इमोशनल एक्टिंग की ही नहीं है। जैसा कि हमें पता है बचपन में डरावना किया था और बीच में साइको का किया था, इमोशनल एक्टिंग कहाँ ही कर पाएगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे टिप भी देती है कि अगर उसे यहाँ पे इमोशनल एक्टिंग करनी है, जैसे कि अगर उसको यहाँ पे हैप्पीनेस दिखानी है तो फिर उसको यहाँ पे वो पल याद करना चाहिए जब वो बहुत ज्यादा खुश रहा हो और उसी को याद करते हुए एक्टिंग करनी चाहिए। इसलिए थोड़ी टाइम में जब सभी लोग बिजी थे तो फिर एक्वा यहाँ पे अपनी लाइफ के कुछ उन पलों को याद कर रहा था जो सबसे ज्यादा खुशी भरे थे, लेकिन ये पल भी उसे छीन लिए जाते हैं क्योंकि जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो फिर उसे PTSD यहाँ पे हिट करता है। PTSD का मतलब होता है पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। हिंदी में बोले तो पुरानी यादें जो कि तुम्हें यहाँ पे हॉन्ट करती हो, डराती हो। बचपन मम्मी ने तुम्हें कस के कूटा और आज तुम उनकी मार से डरते हो तो ये तुम्हारा PTSD बन जाएगा। बाय द वे मेरे लिए खुशी के पल थे। दोनों गालों पे थप्पड़ पड़े हो, जब तीसरे पे पड़ने वाला हो तो आंसू निकल जाए तो चौथा पड़े तो मजा ही आ जाता है। और एक्वा के पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पे डॉक्टर आता है जो कि एक्वा से कहता है कि एंजॉय करने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम उसे बचा नहीं पाए थे, ये तुम्हारी ही गलती है। जिससे एक्वा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो नीचे ही गिर जाता है। तो सिरो और बाकी लोग उसे चेक करने के लिए आते हैं तो एक्वा उन लोगों से कहता है कि वो ठीक है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो सिरो अकाने से कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जाओ जाके उसे चेक करो। और अकाने को यहाँ पे बुरा लग रहा था। अकाने एक्वा से पूछती है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलूं, तो एक्वा को बस एक ही जगह याद आती है जो कि था हमारे ताइसी का घर, जहाँ पे एक्वा लेट जाता है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो बेताइसी अकाने से कहता है तुम मुझसे कुछ पहले पूछो, मैं तुम्हें पहले बता दूं ये मेरी औलाद नहीं है। हाँ मेरे ही साथ ही पला बड़ा है पर मेरी औलाद नहीं है ये। ताइसी अकाने को एक्वा की गर्लफ्रेंड ही समझता है, इसीलिए वो अकाने को यहाँ पे एक्वा के पास्ट ट्रॉमा के बारे में बताता है। मतलब वो डिटेल में तो नहीं बताता कि आई वाई उसकी मदर थी, लेकिन वो ऐसा जरूर बता देता है कि यहाँ पे अकाने को पता चल जाता है कि एक्वा को पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। और फिर हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि उसी पल को याद कर रहा था जब आई मारी गई थी। एक्वा को अच्छे से याद था कि आई की धड़कनें कैसे कम हो रही थी, उसका शरीर कैसे ठंडा पड़ रहा था। वहीं पे उसका ट्रॉमा दोबारा वापस आता है, उससे कहता है अगर वो थोड़ा सा और सावधान रहता तो वो आई को बचा सकता था। जिसके बाद वो नींद में ही आई का नाम लेने लगता है, जिससे अकाने को यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जिसके बाद वो एक एक करके यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट करते जाती है कि इन दोनों का आई से लगाव कुछ ज्यादा ही है। रूबी उसी कंपनी के अंदर काम करती है जहाँ पे पहले आई काम किया करती थी। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि रूबी और एक्वा यहाँ पे आई के ही बच्चे हैं। जब एक्वा को होश आता है तो उसे पता चल जाता है कि अकाने टसुए बहा रही थी। अकाने एक्वा को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी, उसकी साइड पे ही रहेगी और उसी के साथ उसका दर्द बांटेगी। और जो PTSD में यही होता है कि यहाँ पे जब भी कोई विक्टिम अपना दर्द नहीं बांट पाता तो फिर उसे ट्रॉमा हो जाता है। अगर वो दर्द बांटे तो फिर वो ट्रॉमा से ओवरकम कर सकता है। और एक्वा को इससे थोड़ा तो सुकून मिला था। जिसके बाद अकाने सभी लोगों के लिए खाना तैयार करती है और वहीं पे ताइसी की मदर एक्वा से कहती है कि इस लड़की को जाने न देना, हीरा है हीरा। लंच के बाद में अकाने और एक्वा आपस में बात करते हैं और फिर अकाने के पूछने पे एक्वा एकदम साइको की तरीके उसे पूछता है कि अगर वो किसी की जान लेना चाहता हो तो क्या अकाने उसकी मदद करेगी। जिसपे अकाने भी साइको की तरीके कहती है कि गर्लफ्रेंड के तौर पे वो उसकी मदद तो करेगी ही ना। खैर तो सिर्फ कहने की बातें थे कि चांद तारे तोड़ ले आऊंगा मैं तुम्हारे खातिर। लेकिन तब इन लोगों को रियलिटी हिट करती है कि इन लोगों को काना और यहाँ पे हिमेकावा को हराना पड़ेगा, तब ये लोग कुछ बड़ा उखाड़ पाएंगे। इसीलिए लोग ताइसी से हेल्प मांगते हैं और ताइसी इनकी मदद के लिए मान जाता
है ये कहते हुए कि अगले रिहर्सल तक मैं तुम्हें निखार दूंगा। जिसके बाद हम लोग रूबी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक्वा से मिलने के लिए रिहर्सल पे गए हुए थे। लेकिन कजामी उन दोनों को बताता है कि एक्वा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। तो रूबी की जो फ्रेंड थी वो उससे कहती है कि उनके पीछे ना पड़ो, वो लोग कुछ पर्सनल काम से गए होंगे। रूबी को डबल मीनिंग समझ में नहीं आती है तो उसकी फ्रेंड उसे हिंदी भाषा में समझा देती है, संभोग के लिए गए हुए हैं, उन्हें परेशान न करो। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ पे रूबी का इससे दिमाग खराब हो जाता है और वो सीरियस होकर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। उतने में ही साकुया बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे रूबी की फ्रेंड के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करने लगता है और उससे फोन नंबर लेने की कोशिश करने लगता है। बाय द वे बता दो ये सब लौंडियाबाज हैं, इसलिए किजामी साकुया को रोकता है और किजामी साकुया को बताता है कि वो भी उसी के तरीके हैं, यानी कि ये भी लौंडियाबाज है। लेकिन उन लोगों को कोवर्कर के साथ में इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, यानी कि एक्वा रूबी की बहन है ना, इसलिए। लेकिन साकुया उल्टा यहाँ पे कजामी को ही सुना देता है ये कहते हुए कि पहले अपनी एक्टिंग संभाल ले, जिसके बाद मुझे यहाँ पे सिखाना कि क्या करना है। और वो उसकी घरगोड़ बेइज्जती करके यहाँ से निकल जाता है और कजामी कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल सच में घटिया है। लेकिन साकुया हरामी वो रूबी का नंबर ले ही लेता है। इसको देख के काना और मेमू को समझ में आ जाता है कि रूबी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, ये खुद को तो बेच ही देगी, साथ ही में कंपनी को भी। दरअसल साकुया ने रूबी से नंबर ये कह के लिया था कि मैं तुम्हें एक्वा की पल पल की खबर दूंगा। रिहर्सल के टाइम पे हम लोग अकाने और काना को दोबारा भिड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पे काना इस बार तो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लेके आई थी। दरअसल कानो को पता चल गया था कि अकाने उसे एडमायर करती है, वो भी बचपन से, क्योंकि अकाने यहाँ पे काना को देख के ही एक्टिंग करना शुरू करी थी, इसलिए वो उसका भर भर के मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अकाने भी कम नहीं थे, वो भी यहाँ पे काना की एकदम बेइज्जती कर रही थी, ये कहते हुए ये लड़की नमक चाटती है बेकिंग सोडा के साथ में। तो फिर बाकी मेंबर्स को उनकी लड़ाई रुकवानी पड़ती है। इसके बाद हिमेकावा यहाँ पे काना से पूछता है कि वो अकाने से जलती है क्या, तो अकाने बताती है कि वो उसे जलती नहीं है बल्कि उसको राइवल के तौर पे देखती है। और उन लोगों को यहाँ पे सेट भी बिल्कुल ऐसे ही किया गया है ताकि वो लोग अपनी एक्टिंग को निखार सके, एक दूसरे को राइवल मान के। लेकिन काना को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि वो अकाने को यहाँ पे एक्टिंग के मामले में हरा ही देगी, भले ही अकाने कितनी ही अच्छी एक्टर क्यों ना हो। और क्योंकि हिमेकावा यहाँ पे काना की साइड पे है इसलिए वो भी एक्वा से भिड़ जाता है क्योंकि कोई भी किसी से हारना नहीं चाहता। उतने में साकुया आता है जो कि यहाँ पे किजामी की बेइज्जती करके जाता है कि सब टैलेंटेड है तुझे छोड़ के। और इसी तरीके से यहाँ पे शो का दिन आ जाता है और शो के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे, फिर वो चाहे अबिको हो, रूबी और मियाको हो, चाहे ताइसी या फिर कुबारागी हो, यहाँ तक कि यहाँ पे पुरानी कास्ट भी आई थी जिनके साथ अकाने और यहाँ पे एक्वा ने रियलिटी शो किया था। और सभी लोग शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन हम लोग एक्वा को देखते हैं जिसके हालात काफी ज्यादा खराब थे क्योंकि उसे बार बार यहाँ पे पीटीएसडी के झटके लग रहे थे। लेकिन ताइसी ने उसे एक मेथड बताया था जिसकी वजह से वो एक्टिंग कर पाएगा बिना पीटीएसडी के झटके खाए हुए, और एक्वा उसी मेथड का यूज करने वाला था। जिसके बाद शो को शुरू किया जाता है और सबसे पहले म्यूजिक और आर्ट स्टाइल दिखा के माहौल बनाया जाता है। जिसके बाद शो की बुनियाद रखी जाती है कि कैसे हिमेकावा और काना की मुलाकात हुई थी। सबसे पहले वो दोनों आपस में फाइट किए थे, जिसके बाद काना ने हिमेकावा को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। इसके बाद आगे कैसे वो लोग किजामी के साथ मिले थे क्योंकि किजामी उन्हीं की साइड पे था। जिसके बाद एक्ट 2 शुरू होता है जहाँ पे किजामी और साकुया की फाइट होगी और साकुया यहाँ पे एक्वा और अकाने की साइड से फाइट करेगा। लेकिन उनकी शो फाइट से पहले हमें उनकी रिहर्सल दिखाई जाती है जहाँ पे राइदे और कुबारागी आपस में बात कर रहे थे। वह पे राइदे को पता था कि किजामी की एक्टिंग इतनी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुबारागी ने उसे सजेस्ट किया, जिसपे कुबारागी यही बोलता है कि मौके देने पे कुछ भी हो सकता है। और भले ही किजामी यहाँ पे एक्टिंग में बढ़िया नहीं है लेकिन वो कम से कम पॉपुलर तो है, उसके नाम पे 1-2 टिकट तो आ ही जाएंगी। और जैसा कि सभी को पता था कि यहाँ पे किजामी की एक्टिंग बढ़िया नहीं है, तो वो शो के दौरान में भी काफी बेकार एक्टिंग कर रहा था और सभी लोग उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि किजामी की एक्टिंग बढ़िया नहीं है। किजामी को भी इस बारे में पता था। जिसके बाद हमें किजामी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बंदा गोरा चिट्टा था तो उसे एक शो में यहाँ पे नौकरी मिल गई, जिसके चलते वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। तो लड़की आसपास भिनभिनाने लगी, जिसी के चलते उसका यहाँ पे अपनी अपर क्लासमेट के साथ में टाका भिड़ गया और भाई का धागा भी टूट गया। लेकिन बाद में अपर क्लासमेट को समझ में आ गया कि बंदे में दम नहीं है और पॉपुलर होने के साथ में उसमें थोड़ा सा ईगो भी आ गया था, तो वो थोड़ा सा बुली सुली भी करने लगा था लोगों को। लेकिन बाद में उसे रियलिटी का थप्पड़ उस दिन पड़ गया जब उसे यहाँ पे लोगों ने भर भर के गालियां दी कि बेटा तुम इतने भी एक्टिंग में बढ़िया नहीं हो, इतना भी ना उड़ो तुम। और तब किजामी को समझ में आया कि उसका ऑरा इतना भी हाई नहीं है, इसलिए उसने ट्रेनिंग की, एक्टिंग को बढ़िया करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद एक्टिंग एक दिन में तो सीखी नहीं जा सकती, तो उसे पता था कि उसकी गड़गड़ बेइज्जती होगी, इसलिए उसने एक्वा से मदद मांगी कि कुछ तो तरीका होगा एक्टिंग को जल्दी बढ़िया करने का। जिसपे एक्वा ने उसे बस एक ही बढ़िया आइडिया दिया कि हैरान कर दो सबको। किजामी को बिल्कुल समझ में नहीं कि इसका क्या मतलब है, तो एक्वा ने उसे बताया कि सब लोग उससे यही उम्मीद करेंगे कि वो एक्टिंग एकदम घटिया करेगा, और जब सबको यहाँ पे एकदम ऑफ गार्ड होगा, सभी को लग रहा है वो एकदम घटिया एक्टिंग करेगा, उसी टाइम पे उसे एकदम बढ़िया एक्टिंग कर देनी है, लेकिन एकदम स्पेशल मोमेंट पे करना है, यानी कि साकुया की फाइट के टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे उसका सबसे बढ़िया शो आता है और सबसे बढ़िया डायलॉग आते हैं। तो अगर वो उस टाइम पे सबसे बढ़िया एक्टिंग कर देगा तो यहाँ पे उसकी वाहवाही हो जाएगी। और किजामी इसी टिप को फॉलो करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है और लास्ट मोमेंट में इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि ऑडियंस के साथ में कुबारागी, राइडे, यहाँ तक कि पुरानी ऑथर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी समझ में आता है कि किजामी के अंदर दम तो है। यहाँ तक कि साकुया भी ब्रेक के टाइम पे किजामी की तारीफ करता है कि उसने यहाँ पे गर्दा
मचा दिया और किसामी को भी अच्छा लगता है थोड़ी सी बढ़िया एक्टिंग करके। जिसके बाद एक्ट 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे दोनों साइड्स आपस में भिड़ेंगी, लेकिन उससे पहले सकुया और काना की यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे सकुया साउंड की वजह से एक लाइन नहीं बोल पाता तो काना उसको यहाँ पे इम्प्रोवाइज कर देती है, यानी कि शब्दों और एक्टिंग की मदद से उसे ऐसा लपेटती है कि ऑडियंस को यह लगता है कि ये स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। यहाँ तक कि सकुया भी काना की इस एबिलिटी की तारीफ करता है और तोशिरो भी इस चीज को नोटिस करता है क्योंकि ये एबिलिटी सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स के अंदर ही पाई जाती है। जिसके बाद शो के अंदर डायरेक्ट हमें यहाँ पे फीमेल लीड्स फाइट दिखाई जाती है, यानी कि दोनों साइड की लड़कियों की फाइट होगी जहाँ पे प्रिंसेस साया एके अकाने की एंट्री होती है और उसकी एंट्री को एकदम बेहतरीन बनाया गया था और अबिको के लिए सबसे खास पल था। अकाने ने पूरी तरीके से प्रिंसेस साया के कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लिया था, इसलिए उसकी एक्टिंग पूरी तरीके से रियल लग रही थी। काना भी इस बात को यहाँ पे नोटिस करती है, लेकिन वो दोनों एक्टिंग शुरू करती उससे पहले हमें यहाँ पे एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काना और अकाने दोनों की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि काना की वजह से ही अकाने ने एक्टिंग करना शुरू किया था। दरअसल उसने एक शो के अंदर काना को एक्ट करते हुए देखा था और तभी से वो काना की बहुत बड़ी वाली फैन बन गई थी। जिसके बाद उसने यहाँ पे एक्टिंग की प्रैक्टिस की और एक ऑडिशन के अंदर हिस्सा लिया जहाँ पे काना ने भी हिस्सा लिया हुआ था, लेकिन तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि काना को रोल पहले ही दे दिया गया है, ऑडिशन तो बस नाम का किया जा रहा है, जो कि अक्सर इस इंडस्ट्री के अंदर होता ही रहता है। वही भी फेमस वाली चीज है, अगर तुम फेमस हो तो तुम्हें ही कास्ट करेंगे ना, तुम ज्यादा व्यूज लेके आओगे। अकाने के उस बात के ऊपर यकीन नहीं होता तो वो काना से डायरेक्ट पूछती है कि ये सब कुछ मजाक है ना, लेकिन काना उसे साफ कर देती है कि वो किसी ऐसे को चुनेंगे ना जो टैलेंटेड है और पहले से ही फेमस है, न कि किसी ऐसे को जो यहाँ पे अनजान है। और काना ने ये वाली चीज एकदम गुस्से में बोली थी। यही बात अकाने को समझ में नहीं थी कि काना ने ऐसा क्यों बोला। इसी के लिए वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी करती है, एकदम भर के पढ़ाई करती है, इतना पढ़ाई करती डॉक्टर बन जाती, लेकिन नहीं, सिर्फ एक सवाल के पीछे पढ़ाई की थी। इसका जवाब तुरंत तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे करके उसे पता चला काना ने ऐसा इसलिए बोला था ताकि आसपास के जो लोग हैं उसे पसंद करते रहे और वो इसी तरीके से बनी रहे ताकि उसे काम मिलता रहे और वो यहाँ पे उन लोगों के साथ आगे बढ़ती रहे। इसीलिए वो अलग अलग चीजें भी करती है, फिर वो चाहे आइडल बनना हो, सिंगिंग करना हो या फिर डांस करना हो। और अकाने को भी ऐसी काना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी की जो काना है जो यहाँ पे लोगों की मदद करती है, सपोर्ट करती है, उसे ये काना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे पहले वाली काना पसंद है जो सेल्फिश है, ईगो से भरी हुई है। और यही सब सोचते हुए यहाँ पे काना के साथ में परफॉर्म कर रही थी और उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डोमिनेटेबल थी। आसान शब्द में बोलूं तो अकाने की जो परफॉर्मेंस थी वो एब्सोल्यूट सिनेमा थी। यहाँ तक कि काना भी इस बात को एडमायर करती है और वो भी यहाँ पे अकाने की तारीफ करती है, लेकिन काना भी एक्टिंग में किसी से कम नहीं है और वो भी यहाँ पे बराबर की टक्कर दे सकती थी, लेकिन काना रुक जाती है क्योंकि उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से एक बार उसे काम मिलना बंद हो गया था तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। इसीलिए काना यहाँ पे ज्यादातर लोगों को सपोर्ट ही करती है और अपनी परफॉर्मेंस को कम करती है क्योंकि उसे डर है कि दोबारा उसे काम मिलना बंद हो सकता है। अकाने भी इस बात को नोटिस करती है और उससे भी बुरा लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे बराबर की टक्कर चाहिए थी एक्टिंग के मामले में, लेकिन काना बिल्कुल भी यहाँ पे अपना पूरा जोर नहीं लगा रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा निराश थी। एक्वा को भी पता था कि यहाँ पे काना पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रही है, वो यहाँ पे खुद को लो रख रही है ताकि यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस बना रहे और उसे भी काम मिलता रहे। इसीलिए वो अकाने से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे काना की मदद करेंगे, उसे भी मौका देंगे और अब हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट की अम्मा बहन कैसे होती है। बाकी एक्टर्स अपना नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर रहे थे जैसा कि स्क्रिप्ट के हिसाब से था। इसके बाद शो का सबसे मेन मोमेंट आता है जहाँ पे एक्वा और हिमेकावा आपस में फाइट करेंगे और जैसा कि हमें पता है कि हिमेकावा एक बेहतरीन एक्टर है, इसलिए उसका जो हर एक मोमेंट था वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा था कि उसका इंटेंट क्या है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से बॉडी पोस्चर और एक्सप्रेशन का यूज कर रहा था अपना इंटेंट बताने के लिए कि वो यहाँ पे बेझिझक एक्वा के साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन एक्वा ने भी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। हिमेकावा जो एक्सप्रेशन से लदी हुई एक्टिंग कर रहा था, एक्वा इसका जवाब साइलेंट एक्टिंग से देता है, यानी कि एक्सप्रेशन ही नहीं देता। इस बात को कोवर्कर यहाँ पे नोटिस करते हैं और उन्हें पता था कि एक्वा सबसे बेहतर एक्टिंग कर रहा है क्योंकि हिमेकावा को टक्कर देने का यही नतीजा है, लेकिन इसके बावजूद हिमेकावा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था एक्टिंग के मामले में। जिसके बाद शो का मेन मोमेंट शुरू होता है जहाँ पे सबसे पहले काना आती है और उसके पीछे से अकाने आती है। शो के हिसाब से यहाँ पे काना को पीछे हट जाना था और जब हिमेकावा एक्वा के ऊपर हमला करता तो अकाने को बीच में आके वो हमला अपने ऊपर लेना था, जिससे यहाँ पे कहानी आगे कंटिन्यू होती। लेकिन जैसा कि बताया मैंने, अब हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट की अम्मा बहन कैसे होती है। एक्वा यहाँ पे कुछ लाइनों को अपने हिसाब से ऐड करता है और वो यहाँ पे कानों को पकड़ लेता है और उससे कुछ फनी लाइनें बोलता है, जैसे कि अक्सर बोलते हैं फाइट के बीच में, तुमने देखा ही होगा अक्सर एनिमे में। काना को भी पता चल जाता है कि एक्वा उसको मौका दे रहा है यहाँ पे साइन करने का ताकि वो लोगों को बता सके कि वो भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है। काना को सब कुछ समझ में आ जाता है कि एक्वा मदद करना चाहता है और उसकी वो हेल्प को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है सभी पलों को याद करते हुए। जिसके बाद हमें काना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो यहाँ पे इतना ज्यादा सपोर्टिव कैसे हो गई और वो क्यों खुद को रोकती है यहाँ पे पूरी तरीके से एक्ट करने में। जैसा कि हमको पता है कि काना पहले काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए उसकी मदर भी बहुत ज्यादा खुश थी काना से, लेकिन पॉपुलैरिटी हमेशा तो टिकती नहीं है। इसलिए काना जब कम पॉपुलर हुई तो फिर उसकी मदर काफी ज्यादा यहाँ पे बेचैन रहने लगी और उनका व्यवहार इस तरीके से बदल जाने से काना के जो फादर थे उनका कहीं पे अफेयर हो गया, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हुई और डिवोर्स भी हुआ होगा, डिटेल में नहीं बताया गया। और तब कानों को समझ में आया कि अगर वो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर नहीं रुकेगी और पॉपुलर नहीं रही
गई तो फिर शायद से वो यहाँ पे अपनी मदर को खो सकती है। वह पे ताइसी ने उसे साफ बता दिया था अगर वो इसी तरीके से एटीट्यूड रखेगी और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से घुले मिलेगी नहीं तो फिर उसे काम मिलना बंद हो जाएगा। इसी वजह से काना ने सपोर्टिव नेचर अपना लिया था और वो यहाँ पे लोगों की मदद करती थी और इसीलिए वो खुल के एक्टिंग नहीं करती है। तभी एक्वा आता है जो कि उसके लिए यहाँ पे लाइट को उठाता है, यही बोलते हुए कि वो यहाँ पे उसके लिए सीढ़ी बनेगा, इसीलिए वो जितना चाहे उतना एक्टिंग कर सकती है, जैसे चाहे वैसे कर सकती है। जिसके बाद काना बिल्कुल वैसा ही करती है और वो यहाँ पे पूरी ताकत के साथ में परफॉर्म करती है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि कुबारागी, एक्वा, रूबी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी का फोकस काना के ऊपर आ जाता है और सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे आकाने हुई थी क्योंकि उसको यहाँ पे वो काना देखने को मिल गई थी जिसकी वो सबसे बड़ी वाली फैन थी। जिसके बाद यहाँ पे स्टोरी का सबसे वो मोमेंट आता है जहाँ पे एक्वा को परफॉर्म करना है। हिमेकावा एक्वा के ऊपर हमला करता है तो फिर अकाने उस हमले को अपने ऊपर लेती है जिससे यहाँ पे अकाने बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है और एक तरीके से वो मारी जाती है। इसलिए एक्वा की जो फाइट करने की इच्छा थी वो एक बार में ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे प्रिंसेस साया के लिए ही फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे एक्वा को परफॉर्म करना था, लेकिन अगर उसने परफॉर्म किया तो फिर उसका ट्रॉमा ट्रिगर होगा जिससे वो यहाँ पे परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। और इसी चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे अकाने ने उसे बताया था कि उसे यहाँ पे उस चीज का पता लगाना पड़ेगा कि उसका ट्रॉमा कैसे यहाँ पे एक्टिवेट होता है, यानी कि क्या चीज है जो कि उसे ट्रिगर करती है। अगर वो उसका पता लगा ले तो फिर वो शायद से ट्रॉमा को ओवरकम कर सकता है। एक्वा को पहले से ही पता था कि क्या चीज ट्रिगर करती है यहाँ पे उसके ट्रॉमा को, तो वो ताइसी को बताता है कि वो जब भी यहाँ पे एक्टिंग को एंजॉय करना शुरू करता है तैसे ही उसका ट्रॉमा यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। ताइसी इस बात को अच्छे से समझता है और वो एक्वा को बताता है कि इस ट्रॉमा को रोकने का बस एक ही तरीका है जो कि दर्दनाक रास्ता हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे बाकी एक्टर्स अपनी एक्टिंग को एंजॉय करके ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहीं पे एक्वा को अपनी एक्टिंग से नफरत करनी पड़ेगी, तब वो कहीं जाके इस ट्रॉमा को रोक पाएगा। एक तरीके से ताइसी एक्वा से ये बोल रहा था कि वो अपनी कला को ही नकार दे, उसे श्राप समझे। एक्वा बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी परफॉर्मेंस में चार चांद लगा देता है। प्रिंसेस साया के मर जाने की वजह से वो अपनी रेज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और हिमेकावा के ऊपर अंधाधुन हमला करने लगता है। जब उसके हाथों से शॉट छूट जाती है तो वो दांतों का इस्तेमाल करता है उसका कंधा नोचने के लिए। वह पे एक्वा खुद से यही बोले जा रहा था कि वो यहाँ पे एक्टिंग को बस एक टूल के तरीके इस्तेमाल करेगा अपना बदला हासिल करने के लिए, जिसकी मदद से वो यहाँ पे काना, अकाने, हिमेकावा सबको पीछे छोड़ देगा और अपने मकसद को हासिल करेगा। जिसके बाद हम एक्वा को उसके ट्रॉमा के सामने देखते हैं, जहाँ पे एक्वा का ट्रॉमा उसे कहता है कि उसे क्या लगा, वो बाकियों के साथ मिलकर यहाँ पे एक्टिंग को एंजॉय करेगा, अपने यूथफुल लाइफ जिएगा। ट्रॉमा एक्वा से कहता है कि वो उसे कभी भी उसकी लाइफ एंजॉय करने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने कोई कोशिश की होती तो फिर आई शायद आज जिंदा होती। एक्वा अपने ट्रॉमा को अपनाता है ये कहते हुए कि ये ट्रॉमा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है जो बस यहाँ पे पछतावे, निराशा और दुख से भरा हुआ है। होता नहीं कि काश ये कर देता तो ये हो जाता, उसी वाली फीलिंग से एक्वा भरा हुआ था और एक्वा उसी का इस्तेमाल कर रहा था एक्टिंग के लिए, इसलिए उसकी एक्टिंग में वो इतना ज्यादा दर्द से भरा हुआ लग रहा था। खैर इसके बावजूद स्क्रिप्ट यहाँ पे जीतती है, इसलिए एक्वा को हारना ही था। जिसके बाद बैटल खत्म होता, प्रिंसेस सायो को यहाँ पे रिवाइव करना था। रिवाइव करने के लिए वो लोग यहाँ पे उसी की शॉट का इस्तेमाल करते हैं जिससे यहाँ पे अकाने रिवाइव हो जाती है। अब एक्वा को यहाँ पे हैप्पीनेस का एक्ट करना था, जिसके लिए एक्वा दोबारा अपने ट्रॉमा का ही सहारा लेता है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि काश उस दिन ये हो जाता तो ये ना होता। एक्वा यही इमेजिन करता है कि काश उस दिन यहाँ पे अगर डोर बंद होता, आई कभी वहाँ पे जाती ही ना तो फिर आया जिंदा होती। और इसी चीज को इमेजिन करके एक्वा को जो यहाँ पे खुशी मिलती है वो उसको यहाँ पे एक्टिंग के तरीके इस्तेमाल करता है और सायो को पकड़ के बिल्कुल वैसे ही रोता है जैसे वो तब रोता जब आई अगर उसके सामने ना मरती और वो जिंदा होती। जिससे वो एक देर से दो शिकार करता है, अपने ट्रॉमा को भी खत्म कर लेता है और साथ ही में एक्टिंग भी कर लेता है। जिसके बाद शो खत्म हो जाता है और इन लोगों को चैन नहीं था क्योंकि इन्हें ये अगले 1 महीने तक करना ही करना था, ये सब कुछ दोबारा करना था इन्हें, इसलिए काना का दिमाग खराब था। लेकिन सभी लोगों की तारीफ हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वहीं पे हम लोग तोशिरो और कुबारागी को एक साथ देखते हैं और इनकी बातों से मुझे कुछ सस्पिशियस वाली बू आती है। ये दोनों काना की बात कर रहे थे और ये लोग काना के आइडल के होने के बारे में बात कर रहे थे और इनकी बातों से ऑथर हमें हिंट देना चाहता है कि कुबारागी का कुछ तो लेना देना है आई के साथ में, लेकिन हम इसे अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि अंधेरी जगह पे मैं निशाना नहीं लगाता। पूरी कास्ट अब इसके बाद में यहाँ पे डिनर के लिए जाती है, जहाँ पे अकाने तो सबको सर्व कर रही थी और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। मौके की तलाश में एक्वा तोशिरो के पास जाता है और उससे कुछ काम की बात निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तोशिरो मना करने लगता है ये कहते हुए ये जवानी की बातें हैं, तुम लोग नहीं समझोगे। लेकिन हिमेकावा को क्योंकि तोशिरो की जवानी की बात जाननी थी, इसलिए वो एक पर्सनल बार के अंदर उसको लेके जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही सर्व करती हैं, मतलब ये अय्यासों का अड्डा था और हिमेकावा यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। जिसपे एक्वा उसे कहता है कि तुम भी सिटी बाजे हो। खैर तभी तोशिरो यहाँ पे आता है, लेकिन वो अपनी जवानी के किस्से बता पाता उससे पहले ही नशे की वजह से सो जाता है और एक्वा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि वो यहाँ पे हिमेकावा से बात करने के लिए आया था। दरअसल एक्वा ने हिमेकावा के भी डीएनए सैंपल्स ले लिए थे और उसको जब उसने टेस्ट करवाया था तो फिर ये निकला था कि यहाँ पे एक्वा और हिमेकावा दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। इसे तो हिमेकावा भी हैरान था कि इसे कब मेरे सैंपल मिले भाई, साला जब भी मैं बोलूं सिगरेट पीने से पहले ही गायब हो जा रही है। हिमेकावा पहले तो खुश होता है ये जान के कि एक्वा उसका जुड़वा भाई है और वो एक्वा से कहता है कि अब से तुम मुझे ओनीचा
बच्चा बुलाओगे। लेकिन वो एक्वा को बुरी खबर देता है कि वो जिसकी तलाश कर रहा है वो सालों पहले ही दुनिया से उड़ चुका है। हिमेकावा उसको बताता है कि सालों पहले ही हिमेकावा की मदर और उसका जो फादर था, यानी कि उन दोनों का फादर, उन्होंने एक साथ यहाँ पे एक दूसरे की जान ले ली थी और इसका रीजन आज तक नहीं पता चला है कि उन लोगों ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। इससे एक्वा की जो दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वो जिस बदले के लिए तड़प रहा है वो बंदा ही नहीं है, तो वो बदला किससे लेगा। लेकिन हिमेकावा को कोई दिक्कत नहीं थी, वो बंदा एकदम पूरी तरीके से फिट है। हालांकि वो भी अपने बाप से उतनी ही नफरत करता है जितनी एक्वा, लेकिन बंदा फिट है। लेकिन अब एक्वा के पैरों तले उसकी जिंदगी एकदम खिसक गई थी। अब वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अब उसके पास बदला लेने के लिए कुछ था नहीं। तो एक्वा फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय करेगा, क्योंकि अब यही चीज उसके पास बची हुई है। जिससे यहाँ पे फोकस अब रूबी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हमें रूबी की लाइफ स्टाइल बताई जाती है। नॉर्मल से जा रही थी, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे डॉक्टर को बोली नहीं थी। हालांकि पगली को पता नहीं कि डॉक्टर उसके बगल में ही है, कुछ ज्यादा ही बगल में। पेपे में रूबी और कानो को बताती है कि उन लोगों का चैनल इतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पे होम टूर यूज करेंगे, यानी कि अपनी प्राइवेसी की धज्जे उड़ाएंगे। और काना बिल्कुल भी इस चीज के लिए राजी नहीं थी। लेकिन जब मेमे उसे बताती है कि वो लोग महंगी चीजों का शो ऑफ कर सकते हैं, तो काना तुरंत मान जाती है, क्योंकि पैसों का जलवा हर कोई दिखाना चाहेगा। जिसके बाद मेमे यहाँ पे वीडियो शूट करती है और काना अपने पैसों का जलवा दिखा रही थी। उसने गेमिंग पीसी खरीदा था 1.5 लाख में, और भी कई सारी चीजें, लेकिन वो रहती सिंपल से घर के अंदर ही थी, पैसे जो बचाने हैं। खैर इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे रूबी का एक नया गाना यहाँ पे रेडी होने वाला है, जिसको वो लोग रीशूट करेंगे किसी और जगह पे और उसे यूट्यूब के अंदर पोस्ट करेंगे, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे। तभी मियाको यहाँ पे आती है और रूबी उससे पूछती है कि गाने का क्या हुआ। तो मियाको रूबी को बताती है कि उसने कंपोजर को यहाँ पे गाने के बारे में बता भी दिया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। रूबी के कहने पे मियाको यहाँ पे कंपोजर, जिसका नाम हिमुरा है, उसको कॉल भी करती है, लेकिन हिमुरा बताता है कि वो गाना रेडी ही नहीं कर पाया किसी और काम की वजह से। लेकिन वजह काम नहीं, यहाँ पे बेसिकली हिमुरा का घी खत्म हो गया है। काना और बाकी लोग रूबी को बताते हैं कि जब कोई यंग टैलेंट यहाँ पे बूढ़ा होता है तो वो अपने सभी आइडियाज को यहाँ पे यूज कर चुका होता है, और तब उनके पास कोई आइडिया ही नहीं बचता है जिसको वो लोग यहाँ पे बदल सके किसी रियलिटी के अंदर। और हिमुरा इतने समय उसी फेज से गुजर रहा है। बेसिकली हिमुरा का घी खत्म हो गया है। पर वे हिमुरा वही कंपोजर है जिसने यहाँ पे आई के कई सारे गानों को यहाँ पे कंपोज किया है। खैर हिमुरा भी उसी चीज से यहाँ पे परेशान था कि उसका घी खत्म हो गया है। लेकिन तभी रूबी उसके पास एक वीडियो भेजती है, जिसके अंदर वो नाचते गाजते हुए उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी वाली फैन है और उसने उसके सारे गाने सुने हुए हैं जिनको हिमुरा ने अभी तक कंपोज किया है। और पता नहीं क्यों एक छोटी सी वीडियो की वजह से हिमुरा का जो घी था वो दोबारा यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। और ये आइडिया यहाँ पे एक्वा नहीं दिया था। दरअसल उसे पता था कि यहाँ पे जब घी खत्म हो जाता है तो एक तरीके से आइडिया नहीं बल्कि चाहत खत्म हो जाती है। अगर हिमुरा को पता होगा कि वो किसी के लिए गाना रेडी कर रहा है तो वो और भी ज्यादा अच्छे से करेगा। और एक्वा का यह आइडिया काम करता है, क्योंकि हिमुरा रूबी के लिए वो गाना कंपोज करने लगा था। इसी के साथ एक्वा का जो शो था वो भी खत्म हो जाता है। गाना इन लोगों का रेडी हो जाएगा। अब बस इन लोगों को एक जगह चूज करनी है जहाँ पे जाके ये लोग गाना शूट करेंगे, जिसके ये लोग मियाजाकी को चूज करते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे एक्वा और रूबी का जन्म हुआ था। और एक्वा फैसला करता है कि वो इन लोगों के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो भी काम था खत्म हो गया था, और साथ ही में शो भी। कनाई से काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से उन लोगों के लिए डेट हो जाएगी। इसलिए वो एक्वा से कहती है कि उन्हें काफी सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए अगले दिन वो लोग शॉपिंग पे जाते हैं। और काना को तो ये डेट ही लग रही थी, इसलिए वो कपड़े सपड़े एकदम अच्छे से पहनती है और इसी चक्कर में लेट हो जाती है। लेकिन एक्वा को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो यहाँ पे पहले से ही रेडी था और उसने यहाँ पे उसके लिए कॉफी भी ऑर्डर कर दी थी। अब ये सब कुछ एक डेट के तरीके जा रहा था। साथ ही में एक्वा यहाँ पे अपने तरीके से पैसे भी पे करता है, जिससे काना और भी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद एक्वा उसको शॉपिंग कराने के लिए भी लेके जाता है। और एक्वा यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा था, यहाँ तक कि उसने एक होटल के अंदर टेबल भी बुक किया हुआ था जहाँ पे वो लोग डिनर करते हैं। काना तो मान लेती है कि एक्वा सिटियाबाज आदमी है, लेकिन एक्वा बताता है कि नहीं, उसने ये सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा था। इसी बीच काना यहाँ पे एक्वा से पूछती है कि अकाने के बारे में क्या, वो सब कुछ अभी भी यहाँ पे फेक चल रहा है क्या। तो फिर एक्वा को ध्यान आता है कि उसे यहाँ पे अकाने के साथ भी सारा मैटर क्लियर कर लेना चाहिए कि वो लोग आगे क्या करेंगे। और कमाल की बात यह थी कि एक्वा ने यहाँ पे टैक्सी भी बुक करके रखी थी। कानो को यह लगता है कि वो लोग किसी होटल जाएंगे और मस्त मचाएंगे, लेकिन एक्वा उसको घर पे ड्रॉप कर देता है, ये कहते हुए जाओ और जाके दूध पी के सो जाओ, छोटी बच्ची हो तुम। इसके बाद एक्वा अकाने के साथ भी मीटिंग फिक्स करता है। अकाने को डायरेक्ट लगता है कि यहाँ पे एक्वा उसके साथ ब्रेकअप करेगा, लेकिन एक्वा उसको ट्रिप के ऊपर इन्वाइट कर लेता है और वो लोग वहीं पे ही अपना सारा मैटर क्लियर करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं पे अकाने कहती है कि वो लोग रियल में थोड़ी ना रिलेशनशिप के अंदर है। शो के बाद में ना ही उन लोगों ने कभी हाथ पकड़ा है और ना यहाँ पे किस किया है रियल गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के तरीके। ऐसा कि अकाने को ये भी पता चल गया था कि एक्वा जो उसका यूज करने वाला था अब उसकी भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो ब्रेकअप करना चाहता है। एक्वा उसे कहता भी है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन अकाने उसे चिपक जाती है ये कहते हुए कि वो एक्वा के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके साथ किस करना हो या फिर सोना ही क्यों ना हो, यानी कि ठपाठप। एक्वा उसे कहता है कि तुम मेरे झांसे में फंस रही हो। तो अकाने उसे पूछती है कि उसकी रियल फीलिंग्स क्या है, क्या उसका मन नहीं करता किस करने का या फिर SEX करने का। जिसपे एक्वा बड़े प्यार से बोलता है कि यार लड़का हूँ, करने दोगी, मना थोड़ी करूंगा। तो फिर एक्वा उसे पूछता है कि तुम सच में मुझे पसंद भी करती हो। तो
अकाने कह तो देती है कि वो पसंद करती है, लेकिन उसे खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि ये पहली बार है कि वो किसी लड़के को डेट कर रही है। खैर इसके बाद वो अकाने को बताता है कि उसका जो मकसद था वो खत्म हो गया है। जिस चीज के लिए वो इंडस्ट्री के अंदर आया था, एक्टिंग कर रहा था, अब उसका कोई भी मतलब नहीं है। एक्वा उसे डायरेक्ट बताता है कि वो यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग करते हुए आया है ताकि वो किसी ऐसे को ढूंढ सके जो उसका यहाँ पे सिबलिंग हो, जिसके जरिए वो अपने बाप के बारे में पता लगा सके। और उसे एक बंदा मिल भी गया, लेकिन जिसकी वो तलाश कर रहा था वो सालों पहले ही मारा जा चुका है। इसलिए अब पूरी तरीके से एक्वा यहाँ पे आजाद है, वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे प्यार में पड़ सकता है या फिर एक्टिंग यहाँ पे फ्रीली कर सकता है। वो एक्वा ये सब कुछ बड़े प्यार से बता रहा था, लेकिन इसके अंदर एक लूप होल है जो कि अकाने यहाँ पे नोटिस कर लेती है, लेकिन एक्वा उसको नहीं करता है। अब बेसिकली जो बंदा यहाँ पे इतनी फेमस आइडल को प्रेग्नेंट कर दे, उसके साथ रिलेशनशिप रख ले, वो बंदा क्या दो लोगों की फील्डिंग नहीं सेट कर सकता है? यही बात एक्वा इग्नोर कर रहा है, लेकिन अकाने इसे पकड़ लेती है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है, कहते हुए उसे जरूरी काम है। वो भी अकाने को भी पता था कि एक्वा दिल से यहाँ पे आजाद होना चाहता है, इसीलिए वो इस बात के ऊपर नोटिस नहीं कर रहा है कि यहाँ पे कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है। लेकिन जब एक्वा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो दोबारा अपने रिवेंज वाले पाथ के ऊपर चलने लगेगा, और इसी बात को सोच के अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है। और अब एक्वा के बाप के बारे में बात हो ही रही है तो हम उससे मिल ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि आई से मिलने के लिए आई हुई थी। वह भी वो सब कुछ बता रहे थे कि वो लोग एकदम भले चंगे हैं, और यहाँ पे एक कौवा था जो कि रूबी को देख रहा था, इसका कुछ मतलब है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया। लेकिन जब रूबी घर वापस जा रही थी तब यहाँ पे एक्वा और उनका बाप आता है, जो कि एकदम इनको डिट्टी कॉपी था, आंखों पे भी स्टार था और बाल भी एकदम पीले थे, और ये आई से मिलने के लिए आया हुआ था, बताने के लिए कि हमारे लोंडे बड़े हो गए और जवान भी, और एकदम खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी तरीके, हमारे ही जो बेटे हैं। नार्सिसम देख रहे हैं लोंडे का? बेटा तुम रूबी के सामने से निकल के एक्वा के सामने से निकल भी ना जाना, नहीं गुद्दी दबोच के दो मारेगा वो पहले, और पूछेगा बाद में कि बाप हो क्या मेरे तुम। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं तो यहाँ पे सरीना और डॉक्टर की कुछ मेमोरीज दिखाई जा रही थी, जो कि रूबी ही रिमेम्बर कर रही होगी। जिसके बाद हिमोरा ने अपना काम खत्म कर लिया था, उसने यहाँ पे गाना कंपोज करके इन लोगों को दे दिया था। अब बस इन लोगों को यहाँ पे शूटिंग करनी थी, जिसके बाद ये लोग गाना यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। जिसके बाद हम लोग मेमो को देखते हैं जो कि एक लड़की को कॉन्टेक्ट करती है जिसका नाम आने मुने था, और यही यहाँ पे इन लोगों की वीडियो को शूट करेगी, यानी कि यही कैमरा को कंट्रोल करेगी और यही वीडियो एडिट करके इन लोगों को देगी। बात तुम्हें बता दो कि मेमे और ये दोनों पैसों के लिए एकदम पागल है, ये तुम्हारा घर खरीद के तुम्हें ही बेच देंगे, लेकिन महंगे दाम पे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने भी इनके साथ ट्रिप में जाने वाले थे, क्योंकि एक्वा ने इनवाइट किया था। अब गेस करो किसका मुंह बन गया होगा? काना का। जले में नमक कम था तो रूबी आगे से कह देती है कि मैं तुम्हें भाभी बुला लूं, तो काना के तो आंसू ही निकल जाते हैं। जिसके बाद लोग मियाजाकी पहुंच जाते हैं, और मियाजाकी में ठंड थी। वहीं पे जो आने मुने थे वो उन लोगों को यहाँ पे एक गॉडेस के बारे में बता रही थी, जो कि गॉडेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यानी कि वो नाच गाने में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आने मुने को नाम नहीं पता था, लेकिन एक्वा को काफी अच्छे से पता था, क्योंकि वो यहीं पे ही पला बड़ा था। वहीं पे एक्वा को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना था कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, वो खाई से नीचे गिर गया था ना, इसलिए एक्वा यहाँ पे अकाने के साथ में हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे डॉक्टर के बारे में पूछता है, मतलब अपने ही बारे में पूछता है। मैंने अभी तक डॉक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन उसका नाम यहाँ पे अमामिया है। एक्वा को हॉस्पिटल से यहाँ पे अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। वो लोग यही बता रहे थे कि डॉक्टर अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद वो आई को याद करते हुए उस खाई तक भी जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था, और वो अकाने से पूछता है कि क्या हो अगर नीचे तुम्हें एक लाश मिल जाए जो यहाँ पे 15 साल पहले नीचे गिरी हो। जिसपे अकाने आगे से बताती है कि ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जानवर भी तो रहते हैं और लोगों को इतने देर में तो पता ही चल जाएगा। एक्वा अपने पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, इसलिए वो नीचे भी नहीं जाता चेक करने के लिए कि अभी भी वो नीचे है या नहीं। जिसके बाद वो अकाने को लेके अपने घर में जाता है, यानी कि डॉक्टर के घर पे, एक तरीके से अपने ही घर पे। अकाने के पूछने पे कि ये जगह कौन सी है, तो एक्वा यही कहता है कि ये किसी पुराने दोस्त का घर है। जिसके बाद हमें एक्वा की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, एक ये डॉक्टर की। तो हमको पता चलता है कि जब डॉक्टर का जन्म हो रहा था तो फिर उसको जन्म देते वक्त डॉक्टर की जो मदर थी वो ब्लड लॉस की वजह से मारी गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस आने में काफी ज्यादा देर हो गई थी। उसके जो ग्रैंड मदर थी वो उसके साथ काफी अच्छे से पेश आते थे, उन्हें कोई भी गिला शिकवा नहीं था। हालांकि ग्रैंडफादर के साथ में कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था, और इसी वजह से जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने फैसला किया था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। जिसपे ग्रैंड मदर को यही लग रहा था कि वो अपनी मदर की वजह से यहाँ पे डॉक्टर बन रहा है। जब तक वो डॉक्टर बना तब तक उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथों में है, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि सब कुछ उसके हाथों में नहीं है। डॉक्टर बनने के बावजूद उसे पावरलेस फील हो रहा था, क्योंकि उस दिन उसे पता चला कि वो कैंसर को यहाँ पे क्योर नहीं कर सकता, वो सरीना को नहीं बचा सकता है, क्योंकि सरीना आखिरी वक्त पे थी। इसीलिए डॉक्टर यहाँ पे सरीना के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करता है, लेकिन वो आ नहीं पाते किसी वजह से, काम की वजह से। इसलिए डॉक्टर का और भी ज्यादा दिमाग खराब था कि पेरेंट्स ही नहीं आ रहे हैं सिर्फ काम की वजह से। इसलिए बाकी जो डायरेक्टर थे वो यहाँ पे डॉक्टर से यही बोलते हैं कि उसे सरीना के पास रहना चाहिए, क्योंकि वही सरीना के सबसे क्लोज है। अगर वो उसके साथ रहेगा तो फिर उसे जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सरीना के आखिरी समय में उसके साथ ही रहता है। सरीना जाते हुए डॉक्टर को एक बैज देके जाती है जो कि आई का था, और वो उससे वादा लेती है कि वो इस बैज को सरीना की तरीके ही ट्रीट करेगा। डॉक्टर ये वादा करता है कि वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा, और सरीना डॉक्टर को आई लव यू कहते हुए मर जाती है। और उसके आखिरी शब्द ये थे कि अगर वो कभी रिबॉर्न हुई
तो वो उसी से ही शादी करेगी। जिसके बाद हम लोग एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको यहाँ पे एक तरीके से फेट मानो, यानी कि भाग्य, क्योंकि ये लड़की बोलती है कि गॉड काफी ज्यादा दयालु है। उसने यहाँ पे तो ऐसे लोगों को दोबारा जीवन दिया जिनके पास माँ नहीं थी, माँ का प्यार नहीं था, किसी ऐसे माँ के पास भेज के जिसके दोनों बच्चे यहाँ पे सोललेस यानी बिना आत्मा के पैदा हुए थे, एक तरीके से मरे हुए। ऐसे हुआ था इन दोनों का पुनर्जन्म। और वो लड़की हमारे लिए एक सवाल छोड़ के जाती है कि शायद से इसके पीछे कुछ बड़ा कारण हो सकता है। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं और उन लोगों का वीडियो शूट चल रहा था, जहाँ पे काना और रूबी को तो पहले शूट किया जा रहा था क्योंकि वो लोग यहाँ पे नाबालिग हैं, लेकिन मेवे को रोक के रखा गया था क्योंकि वो यहाँ पे एडल्ट है, वो रात के 10 बजे तक भी काम कर सकती है। वीडियो शूट खत्म हो जाने के बाद में यहाँ पे रूबी को घर जाना था, लेकिन रास्ते के बीच में एक कौवा उसकी घर की चाबी उसे छीन लेता और उसे उड़ते हुए उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर नीचे गिर के मरा था। साथ ही में रूबी यहाँ पे अकाने को डॉक्टर और अपनी कहानी भी बता रही थी कि वो कितना भी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं मानता। उम्र भी तो मिलनी चाहिए बहन। तभी उन दोनों की नजर कौवे के ऊपर पड़ती है जो कि उन्हें गुफा के अंदर लेके जा रहा था। रूबी और अकाने जब अंदर पहुंचते तो फिर उन्हें वही चीज मिलती है जिसके बारे में पहले से ही पता था, डॉक्टर की लाश। और तभी रूबी की नजर यहाँ पे उस टैग के ऊपर पड़ती है जो उसी ने यहाँ पे डॉक्टर को दिया हुआ था, जिससे रूबी पहचान जाती है कि ये डॉक्टर है। जिससे रूबी की जो दुनिया थी वो एक पल के अंदर ही पूरी तरीके से उजड़ जाती है। बाय द वे वो कौवा जानबूझ के रूबी को यहाँ पे लेके आया था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो लड़की यहाँ पे लेके आई थी। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस बुलाई जाती है बॉडी को रिकवर करने के लिए। और फिर सभी लोग रूबी से पूछ रहे थे कि वो ठीक तो है। रूबी सभी से कहती है वो ठीक है, लेकिन हमें पता था वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उतने में हम लोग अकाने और एक्वा को देखते हैं। वहीं पे एक्वा इन सभी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। अब इसमें तेरी कौन सी गलती, वही बॉडी नहीं मिली तो फिर यार तेरी गलती थोड़ी ना है। वहीं पे एक्वा खुद को इस तरीके से ब्लेम कर रहा था ताकि वो यहाँ पे ब्रेकअप कर सके। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से यहाँ पे अकाने को और कोई भी प्रॉब्लम हो। अकाने भी इस चीज को समझती थी, इसलिए वो भी यहाँ पे रोते हुए उसे गुड बाय बोलने को कहती है। लेकिन एक्वा को लगता है कि वो अकाने के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर रहा है, इसलिए वो उसको किस करता है और अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे पूरी तरीके से रियल कर लेता है फेक से। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और छत पे आ जाती है क्योंकि वो अक्सर डॉक्टर के साथ यहीं पे ही रुका करती थी। उतने में वो मिस्टीरियस लड़की दोबारा यहाँ पे आती है और वो रूबी के हाथों में उस टैग को देख के डॉक्टर के बारे में बात करने लगती है। वो रूबी से पूछती है कि तुम्हारा डॉक्टर के साथ कुछ रिलेशनशिप था क्या? तो रूबी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जो हम भी जानना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की नहीं बताती, लेकिन वो रूबी से ये जरूर कहती है कि मुझे वो पता है जो तुम जानना चाहती हो। रूबी का वीडियो शूट खत्म हो जाता है तो वो घर की तरफ जा रही थी, लेकिन जाते हुए उस लड़की की बातों को सोच रही थी। उस लड़की ने रूबी को बताया था कि कई सालों पहले यहाँ पे एक फेमस आइडल आई थी अपनी प्रेगनेंसी को लेके और वो यहीं पे ही डिलीवरी देने वाली थी। और उस आइडल का जो डॉक्टर था वो उसका ही डॉक्टर था। लोग तो कहते हैं कि वो काफी सालों पहले ही गायब हो गया था, लेकिन वो डॉक्टर आइडल की प्रेगनेंसी से पहले ही गायब हो गया था। वो भी इतने जरूरी दिन पे, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उससे भी एक और चीज जरूरी है जो कि यहाँ पे ये है कि उसकी डिलीवरी से पहले ही यहाँ पे दो अजीब लोगों को देखा गया था। एक तो उसका तगड़ा वाला फैन था यानी कि स्टॉकर, जिसके पीछे डॉक्टर भागा था। तो फिर रूबी पूछती है कि वो दूसरा बंदा कौन था, जिसपे वो लड़की रूबी से कहती है कि ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ये पता लगाना कि वो दूसरा बंदा कौन था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोगों का दूसरी जगह पे फोटो शूट चल रहा था। वह पे रूबी इसी बारे में सोच रही थी कि उसकी मदर को भी यहाँ पे मारा गया था और डॉक्टर भी इसी चक्कर में मारा गया था। अब यहीं से ही रूबी का पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन होता है और अब ये बदले के पीछे भागेगी। एक वक्त से हमें छुटकारा मिला तो अब ये आ गई। खैर इसी वजह से जब वो यहाँ पे फोटो शूट कर रही थी तो वो पानी के अंदर बैठ गई थी और उसका लुक काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। इसको सिर्फ आने मोने ही नोटिस करती और वो भी दंग रह गई थी। लेकिन इसी के बाद इन लोगों की वीडियो शूट यहाँ पे खत्म हो जाती है और आने मोने इन लोगों को बताती है कि वीडियो री एडिट और वीएफएक्स ऐड करने के बाद में वो लोगों को वीडियो सेंड कर देगी। वो पे काना को भी पता चल जाता है कि अकाने और वो ऑफिशियली अपडेट कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा तो बुरा लगता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे रूबी को हल्का फुल्का अंदाजा था कि एक्वा किसी को ढूंढ रहा है, इसलिए वो अकाने से पूछती है क्या उसको पता है कि यहाँ पे एक्वा किसी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्या उसको वो मिल गया? अकाने को पता था कि शायद से इस वजह से एक्वा दोबारा यहाँ पे रिवेंज के पीछे पड़ सकता है, इसलिए वो रूबी को झूठ बता देती है कि वो किसी एक्टर के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन हम लोग रूबी को देखते हैं जो संतुष्ट नहीं थी इस चीज से। जिसके बाद लोग स्टैंड में जाते हैं विश मांगने के लिए। सभी लोग तो अपनी नॉर्मल विशेष मांगते हैं, लेकिन रूबी की बस एक ही विश थी कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस बंदे का पता लगाए जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर और उसकी मदर की मौत हुई है और उसे ढूंढ के वो बेरहमी से मार दे। ये थी इसकी इच्छा। जिसके बाद इन लोगों का जो सॉन्ग वीडियो था वो भी यहाँ पे रिलीज हो जाता है और ये काफी ज्यादा वायरल चला जाता है, इसलिए इन लोगों के ग्रुप को भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल जाती है। और इसी तरीके से इन लोगों का एक साल बीत जाता है जहाँ पे एक्वा तो अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन रूबी अभी भी यहाँ पे बदले के पीछे पड़ी हुई थी और ये लोग अभी भी अपने मकसद में लगे हुए हैं। और इसी के साथ सेकंड सीजन यहीं पे ही एंड होता है। मुझे नहीं पता कि मैंने सेकंड सीजन कैसे एक्सप्लेन किया, अच्छा था या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो फिर वॉइस गड़बड़ हो सकती है और शब्द भी। बाय द वे ये सीजन मुझे फर्स्ट से काफी ज्यादा फीका फीका लगा, लेकिन जो कुछ चीजें थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। चाहे वो एक्वा की बाप की एंट्री क्यों ना हो, चाहे उस लड़की के बारे में क्यों ना हो जो मिस्टीरियस ही है। बाय द वे खुशखबरी की बात यह
है कि इसका थर्ड सीजन भी अभी रिलीज हुआ है, यानी कि उसके एपिसोड्स आ रहे हैं, 4 अभी तक रिलीज हो गए हैं, लेकिन मैं उसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।